आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान की। और संविधान के अंदर आज हम केवल इतना ही बात करेंगे, जो संविधान नाम है इस संविधान नाम पर ही चर्चा करेंगे। मान लो जैसे संविधान हो गया और संविधान के सामान्य परिचय के। आज हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। आज जितना भी हमसे जानकारी एकत्रित हो सकती है संविधान के प्रति, इतनी जानकारी इकट्ठी करेंगे। ओके, तो हम पहले आपके कमेंट देख लेते हैं सभी विद्यार्थियों के। चलो ठीक। संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान जो है, संविधान की सबसे पहले हम देखें परिभाषा। संविधान की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा याद रखना कि लिखित व अलिखित कानूनों का, लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा समूह है, ऐसा समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को, एक बार मैं परिभाषा लिखूंगा, थोड़ा दुख होगा थाने के गुरु जी के लिखवा लग गया। एक बार मैं समझा रहा हूं, उसके बाद देखना। समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, या हम कह सकते हैं चलाया जाए, किया जाए, वही क्या है? वह संविधान है। लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, वही क्या है? संविधान है। वही क्या है? संविधान। गुरुजी प्रणाम, वेरी गुड, प्रणाम। तो देखो, अब एक बार जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए। आज हम मान के चलना अच्छी बातें जो है अपने एकत्रित करेंगे संविधान के प्रति। तो जितने ज्यादा होंगे मेरा मनोबल उतना ही बेहतर बढ़ेगा। तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए। देखो 100 जने ही हुए हैं, थोड़ा सा और इसको तेजी से शेयर करें ताकि मैं अपना और ज्यादा एक्टिव, और ज्यादा ऊर्जा के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है। इसके बाद देखो, संविधान जो है, संविधान दो तरह से है, क्योंकि देखो संविधान जो है ना, इसको हम बेहतर तरह से समझ सकते हैं। इससे संविधान को हम अच्छी तरह से पढ़ सकें, इसलिए संविधान पढ़ने में आसानी बना रहा हूं। गुरुजी कैसे आसानी बनाओगे? देख लियो क्या बनाऊंगा आसानी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज टफ लगे, कोई चीज हार्ड लगे, तो इन चीजों का आप विभाजन कर लो। विभाजन करके हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, उससे हमें चीजों की आसानी होती है। जैसे अब मैं पिछले भाग में भारत का भूगोल करवाया था, अब कहते हो सर आप संविधान भी करवा लेते हो। देखो करवाने की बात नहीं है, अपने जीके और जीएस में सब कुछ करवाते हैं। राजस्थान का करवा लेते हैं, भारत का करवा लेते हैं, वर्ल्ड का करवा लेते हैं, केवल जीके और जीएस में, इसमें अच्छी पकड़ है। तो सबसे पहले बात करें संविधान की। संविधान एक तो होता है लिखित, जी सर हमने पढ़ा है, और एक होता है अलिखित। एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। एक तो संविधान होता है किसी देश का लिखा हुआ, एक संविधान लिखा होता है अलिखित। सबसे पहले हम बात करें, संविधान जो नाम है वो दिया था हेनरी मेन ने। संविधान नाम का जो उल्लेख दिया था वो किसने दिया था? हेनरी मेन ने। हेनरी मेन जो था वो था ब्रिटेन का। कहां का था दोस्तों? ब्रिटेन का। इसीलिए संविधान हो सकता है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से निकला हो। तो जहां से कोई चीज निकलती है उसे कहते हैं जननी। तो ब्रिटेन को संविधान की जननी कहते हैं दोस्तों, याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। संविधान की जननी किसे कहते हैं? तो संविधान की जो जननी है वो किसे कहते हैं? वो ब्रिटेन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन को। जुड़े रहिएगा, दिवा के शेर और ठोक दीजिए, क्योंकि आज मैं इधर संविधान को अपने ठोक देंगे। देखो कैसे ब्रिटेन संविधान की क्या कहते हैं? जननी। अब बात करें अपने, सबसे पहले विश्व में अलिखित संविधान लिखा गया था, और वो जो संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था किसका? ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का।
तो हो सकता है कहीं ना कहीं ब्रिटेन में संविधान का उल्लेख हुआ था, और वो उल्लेख किसने किया था? हेनरी मेन ने। किसने किया? हेनरी मेन ने। इसीलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी कहते हैं। अगर हम बात करें तो लिखित संविधान, सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था अमेरिका का। इसीलिए हम पढ़ते हैं अमेरिका का जो संविधान है सबसे पहले लिखा गया था। सर कब लिखा गया? ये जो लिखा गया था ये लिखा गया था 1789 ईस्वी में। इसीलिए हम पढ़ते हैं अमेरिका में, अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है, प्राचीन संविधान है। जबकि हम ये भी पढ़ते हैं कि अमेरिका का संविधान देश का सबसे छोटा संविधान भी है। देश का सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? तो किस देश का है? अमेरिका का। तो सर सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो नोट लगा के कुछ बातें लिखना। सबसे बड़ा संविधान विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वह भारत देश का है। किसका है दोस्तों? भारत देश का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत देश। इसमें भारत देश में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां जोड़ा गया था, सारी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने केवल संविधान नाम पर ही बात की है, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछ लेता है, और वो प्रश्न क्या पूछता है कि संविधान नाम का सर्वप्रथम जो उल्लेख दिया वो भारत में किसने दिया था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, संविधान का सर्वप्रथम जो भारत में उल्लेख दिया था, उल्लेख कहां पर? भारत में जो सर्वप्रथम जो उल्लेख दिया गया था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसे शॉर्ट में तिलक भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो संविधान का भारत में उल्लेख देते हैं वो कौन देते हैं? बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, ये बातें इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद रखना। चलो कमेंट पढ़ लेते हैं थोड़े। 12 से राम राम भाई। आपा लापा अरे के बोले सबसे बड़ा और लिखित भी, वेरी गुड। भारत बाल गंगाधर तिलक 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 तिलक। नमस्कार। चलो ठीक है, वेरी गुड। ऊर्जाओं के साथ लगे हुए हो आप भी, मैं भी अपनी ऊर्जाओं के साथ लगाऊं। अब सुना, भारत का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। अब लिखित भी है, वो सारी चर्चा धीरे धीरे करेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। संविधान के हमने दो बात देखी, एक तो लिखित रूप से देखा, एक अलिखित रूप से। संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किया था हेनरी मेन ने, जो कहां का था? ब्रिटेन का। इसे ब्रिटेन को संविधान की जननी कहते हैं। सबसे पहले संविधान लिखा गया था किस देश का? अमेरिका का, जो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन तो ये हो गया, तो सबसे नवीन संविधान किस देश का है? सबसे नवीन संविधान वाला देश कौन सा है? तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे नवीन संविधान जो है वो नेपाल का है, जो लागू हुआ था 2015 में। गुरुजी तो अभी हुए हैं? हाँ अभी हुए हैं, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। तो नवीन संविधान देश किसका है? नेपाल का। जबकि आपको पूछ ले कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान किस देश का लिखा गया था? वो कमेंट में मैं देखूंगा थारो। एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम जो संविधान है वो किसका लिखा गया, ये देखना है। दिखाओ रे, एशिया महाद्वीप का। अरे नेपाल ये छोड़ो, इसको आगे बोलो। एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया 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 एशिया। केपी ओली, अरे केपी ओली क्या है? एशिया महाद्वीप। बरखा पनवार, वेरी गुड भाई। जय मेवार, वाह। रिक्की जोधपुर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, सभी प्रिय विद्यार्थियों का आंसर सही है। तो याद रखना, एशिया महाद्वीप में
सर्वप्रथम जो संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था जापान का। जापान का इस जापान के संविधान, जो जापान का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, वो लागू किया गया था 1860 में, जो कि लिखित था, जो कि लिखित था। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा संविधान है, संविधान के जनक जो है वो कौन माने जाते हैं? देखो आगे हम पता करेंगे क्यों माने जाते हैं। तो एक बार याद रखना, संविधान के जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जिसे हम बाबा साहब भी कहते हैं। हाँ जी सर कहते हैं, वेरी गुड। तो ये बात है, इतनी सारी ये पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो संविधान का जनक किसे माना गया? डॉक्टर अंबेडकर को। अब आएगा संविधान कहीं शुरू। ये तो मैंने वैसे संविधान समझाने में कुछ समय दिया आपको, अब आएगा मेन संविधान की बात। संविधान का जो गठन हुआ था, संविधान का जो गठन हुआ था वो बताते हैं 2 स्तर पर हुआ था। संविधान का गठन कितने स्तर पर हुआ था? 2 स्तर पर। इन 2 स्तरों को अपने 2 भागों में बांट लेंगे, एक भाग और दूसरा भाग ये क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो संविधान का गठन होगा वो भारतीय स्तर पर देखेंगे किस तरह से हुआ था। देखो हम पढ़ेंगे ना संविधान, देखो पढ़ने में मैंने संविधान को शुरू में पढ़ा था, मेरे भी तकलीफ हुई थी, तकलीफ कर देता है ये, लेकिन मैंने जिस तरह से समझा मैं आपको इस तरह से करवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना संविधान तो आपको फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, तो कुछ नहीं पढ़ लिया फिर तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आनी आपको, ठीक है। अब देखो भारतीय स्तर पर अगर हम देखा जाए तो दूसरे स्तर की मांग हुई थी अंग्रेजी स्तर पर। तो दोनों की ही चर्चा कर लेंगे हम। भारतीय स्तर पर जो सबसे पहले मुद्दा उठाया था वो 1895 में उठा था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, देखो इसके नोट्स बना लेना, अगर आप देखो सोकर कुछ क्या करता है, सोते सोते हुए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, देखो थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन यह है कि संविधान आज की रात क्या पता हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे विद्यार्थी जिसने संविधान नहीं पढ़ा तो उसको क्या पता आज की रात में ही समझ आ जाए। आपको केवल इतना करना है, पेन उठा लीजिए, कॉपी रख लीजिए, जहां जिस स्थिति में बैठे हो उस स्थिति में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सर कितने बजे तक चलेगी? बस चला देंगे संविधान का, अपने संविधान वाला ये पूरा तो पढ़ ले, परिचय करवा देंगे, बस आप जुड़े रहिएगा। सिर्फ ब्रिटिश सरकार तालिक जी 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 रिकी जोधपुर जी। चलो देखो 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक को पेश किया और इसी स्वराज विधेयक में इन्होंने संविधान की सर्वप्रथम मांग की। संविधान की क्या की? इन्होंने मांग की। देखो मैंने आपको एक बात बताई थोड़ी देर पहले कि भारत में संविधान की मांग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम बताइयो, तो आपने बोला बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि स्वराज विधेयक के सामने सर्वप्रथम जो मांग की थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कुछ विद्यार्थियों की कुछ पूरी रात चलने दो सर, ये आगे चाल लो तो पक्का है। चलो देखो, अरे याद करा रहा कोई इसकी छींक किया और कोई याद कर जाएगी है। चलो देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक। फिर बात करें हम 1922 की, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली। ये बात इन्होंने क्या बोली कि भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात किसने बोली? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, यानी संविधान का निर्माण स्वयं
करेंगे। ये बात बोली 1922 में किसने? महात्मा गांधी जी ने। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 85, उसके बाद 1922 महात्मा गांधी। तो सिर्फ सन याद करने, बाकी नाम तो याद हो गया आपको। 95 में बाल गंगाधर तिलक, 22 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत संविधान सभा का गठन करेगी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें 1922 के बाद एक तिथि आपको याद करनी है, 1924। 10 जोड़ दो, 1934। 6 जोड़ दो, 1940। बस इतना ही जीवन देखना है भारतीय स्तर पे। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कमेंट देख लेता हूं आपके। नहीं सुन रहे हो, अरे नाराज क्यों है? बोलो भाई, क्या कह रहे हो आप? मेरी बात नहीं सुन रहे हो? बोलो बोलो। महात्मा गांधी ने टूटू राइट, टूटू कहां से आ गई? 1924 महात्मा गांधी मतलब, अरे के मतलब? तो सभी पहले मेरी तरफ से एडवांस में कर दूं के ठापेला थे मैंने कर दियो। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को होली की आपके और आपके परिवार को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। थारे घरे आऊँ ला रही हूँ होली खेलने, मेरे सागे होली खेलनी है थे, ठीक है? कि मोतीलाल नेहरू जी 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 जी। चलो आगे बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करें हम 1924 की। तो 1924 में जो बात की वो कही मोतीलाल नेहरू ने। 1924 में संविधान की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने। तो 1924 में संविधान की मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। फिर हम बात करें 1934 की। तो 1934 में आपने नाम सुना होगा M.N. राय का। इसका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। उन्नीस में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि भारतीयों का जो संविधान है, भारतीय का जो संविधान है वह व्यक्तिगत स्तर पर बनना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। M.N. राय ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो किस स्तर पर होना चाहिए? वो व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। और इस बात को लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बात को लोकप्रिय किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1934 में M.N. राय, कोई दिक्कत को नहीं। 1940 में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का। जी गुरुजी, इसका नाम तो हम नहीं भूलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन इस बात के प्रति, इस मोहम्मद जिन्ना के बात के प्रति हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। देखो, इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी तैयार करके दे रहा हूं। ये जो जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले रहे हो। तो ये क्या है, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप सारे उतार लेना इसको अच्छी तरह से, ठीक है? तो याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं है। एक भी संविधान सभा की जरूरत नहीं। अगर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कार्य करे,
के तहत कार्य करे। अब इस बात को मैं समझाऊं, अब मैंने लिखवाने में बिजी था, अब मैं समझाता हूं, सुनना। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1898 में, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी आए, 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1900 फिर 10 साल 34 में एम.एन. राय, और फिर 40 में मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया, जिसको नकारते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक भी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कार्य करे तो, क्योंकि यह 1935 भारत सरकार का जो अधिनियम था, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम, भारत का जो सबसे बड़ा अधिनियम था वो कौन सा था? वो 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार जो अधिनियम था वह सबसे बड़ा भारतीय संविधान का अधिनियम था 1935 का। राम राम, नमस्कार, वरदकम, सत श्री अकाल, दिलकुश जी, रिस्की जोधपुर जी, लोहागढ़ की शेरनी, भोली वाली शेरी, बिल्कुल मिस एम.आर. वर्मा, होलिका दहन की शुभकामनाएं, ऐसा ही ममता वर्मा जी। तो भाइयों और बहनों और देवियों और सजनों, आप लोगों को कहने के लिए मैं आ चुका हूं कि जब मैं पढ़ा रहा था तो आपकी संख्या आज 1000 से पार नहीं, 800 के लगभग थी। तो अब अजय सर पढ़ा रहे हैं तो यह संख्या आपका परम दायित्व और कर्तव्य बनता है कि सभी साथियों को शेयर करके 200 तक पहुंचाए, ताकि सर का हौसला बना रहे और अंत तक पढ़ते रहे। यह ऑफर आप लोगों की सौगात है, आप लोगों का प्यार है, इतनी दूर से सर आप लोगों के लिए आए हैं। तो एक बार राम राम सा खम्मा गणी सब शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ा रहे, नोट्स बना लीजिएगा और बने रहिएगा अंत तक। मैं लास्ट तक आपके कमेंट देखूंगा और लास्ट में आऊंगा कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलो देखिए, भारत सरकार अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम 1935 में हुआ। अब ये बात है किसने कही? ये कही डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो ये वाले हमारे भारतीय स्तर की मांग थी। अब थोड़ा हम मांग को देख लेते हैं अंग्रेजी स्तर पर। अंग्रेजी स्तर पर जो मांग थी वो किस तरह से मांग थी उसको देखें हम। देखो, आप सभी विद्यार्थियों ने, मेरे प्रिय शिक्षकों ने एक नाम सुना होगा, विसेंट चर्चिल का। जी सर, नाम तो सुना है, सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। विसेंट चर्चिल, विसेंट चर्चिल का नाम सुना है सभी विद्यार्थियों ने। इस विसेंट चर्चिल भाई साहब ने एक बात बोली। इसने क्या कहा कि जो भारतीय हैं, भारतीय सवयं संविधान का निर्माण करेंगे। यह बात कौन बोला? विसेंट चर्चिल। तो यह बात विसेंट चर्चिल बोला कि भारतीय जो स्वयं वो खुद ही संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त, कब दोस्तों? 8 अगस्त 1940 के अंदर आया था। देखो ये क्या लिखा हुआ है? अगस्त। तो ये आया भाई अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो कब आया? 8 अगस्त 1940 को। और इसी अगस्त प्रस्ताव के समय हमारे तात्कालिक वायसराय थे, तात्कालिक वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो तात्कालिक यानी उस समय के यह वायसराय थे। क्योंकि आपको पता हो उस समय हमारे सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था भारत में वो वायसराय का ही हुआ करता था। अंतिम जो हमारे वायसराय रहे थे वो कौन रहे थे? सभी को पता है क्या कौन रहे थे? तो हमारे अंतिम वायसराय कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग, मिस्टर कैनिंग। तो याद रखना 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव के समय तात्कालिक वायसराय थे जिसका नाम था
लॉर्ड लिनलिथगो, इसने भारतीय जनता को एक झूठा प्रस्ताव पेश किया। वो क्या किया वो देखो। इसने कहा अब चल रहा है सेकंड विश्व युद्ध। क्या चल रहा है? सेकंड विश्व युद्ध। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता हो सेकंड विश्व जो युद्ध है वो कब आरंभ हुआ था, ये प्रश्न आप बताओ। सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड नेट गयो सर जी, और वाह नेट गयो, नेट करा दिया तेरे, मेरा कभी डाटा खत्म नहीं होता। अरे वाह, तू तो आतंक का दूसरा नाम है। सनवार भाई केनिंग, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखना सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से 1945 तक हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर। पूछ ले कुल कितने वर्ष चला था, तो कुल चला था कितने वर्ष दोस्तों? 6 वर्ष। जबकि प्रथम जो विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, ये नोट लगा के लिख लेना आप, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918 तक चलता है। और इस प्रथम विश्व युद्ध को 100 साल पूरे हो गए 2014 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, याद रखना कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने एक बात बोली, वायसराय ने, इसने कहा कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद, समाप्त होने के बाद हम संविधान का निर्माण कर देंगे। निर्माण कर देंगे, यह बात बोली किसने? वायसराय जी, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसको समाप्त होने दो, इसको समाप्त होते ही हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे। फिर भैया इसके बाद देखो क्या होता है। बात है 23 मार्च की, सुनना मेरी बात ध्यान से। बात कब की है? 23 मार्च की, 23 मार्च 1942 की, 23 मार्च 1942। इस 23 मार्च 1942 के अंदर प्रिय विद्यार्थियों भारत में आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे, किसके नेतृत्व में आया था? तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तेईस मार्च 1942 में भारत में आए सर क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन लेकर कौन आया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ओ देखो, ओ न्यारी बात की वे, ये क्या बात कहता है? ये कहता है क्रिप्स मिशन वाला ये व्यक्ति कि संविधान के अंदर अगर आपको करना है तो सबसे पहले रियासतों का चुनाव करवाओ। ये बात बोली किसने? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। क्या रियासतों में चुनाव करवाओ, रियासतों में चुनाव करवा दो, हमें इससे कोई लेना देनी है, लेकिन जो संविधान संघ के लिए लागू होगा वह रियासतों व प्रांतों के लिए लागू नहीं होगा। अब इस बात को देखो लोगों ने मुद्दा क्या बनाया था, इसे ये परिभाषा नहीं पूछते आपको। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने उत्तर तिथि चेक बताया। क्या बताया? उत्तर तिथि चेक। इसका मतलब बाद की तिथि का चेक, बाद की तिथि का चेक बताया। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसे बाद की तिथि का क्या बताया? चेक बताया। और आपने नाम सुना होगा बीडी सावरकर जी का। जी सर, बीडी सावरकर जी का नाम सुना हुआ है। ये जो हमारे बीडी सावरकर जी थे, यह हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा, ये भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों, याद रखना। हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे, हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर जो थे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे।
बी डी सावरकर। बी डी सावरकर थे, वह हिंदू महासभा के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष, फिर मैं बता रहा हूं कौन थे? बी डी सावरकर। अब बी डी सावरकर जो है, इसने कहा बात स्वाद वाली, क्या भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है। इसने क्या बात बोली कि भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है। भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है, जो इसके टुकड़े करे, जो इसके टुकड़े करे। यह बात बोली किसने? यह बात बोली बी डी सावरकर ने। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और बोल दी। जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक बात और बोली। उसने कहा यह तो भाई साहब ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नहीं है, जिसका बैंक ही समाप्त हो गया है। यह बात किसने बोली? यह बात बोली जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोली? इसका बैंक जो है, बैंक समाप्त हो चुका है। यह जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात बोली कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक समाप्त हो गया। सॉरी, ऐसे लिखना, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक समाप्त हो गया। यह एक ऐसा चेक है, ऐसे लिखो, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही समाप्त हो गया है। लो, अब मैं ये बातें आपको लिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा लग रहा होगा गुरुजी लिखवा रहे हो, नहीं तो देखो आप ये तभी समझ पाओगे इसको। ये थ्योरी समझोगे ना, आगे फिर संविधान के कोई टॉपिक करेंगे बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली। तो अब क्या, अगर मैं सीधा मैं आपको टॉपिक की ओर लेके चलता तो आपके थोड़ा सा दिक्कत आती। ठीक है, वो मैं आपके लाने। वाह वाह ममता सिस्टर, सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड लो। अब देखो, बैंक समाप्त, ये बात बोली किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने बात बोल दी। इसके बाद 1945 के अंदर आया बेवल प्रस्ताव। 1945 में क्या आया? बेवल प्रस्ताव। 1945 के अंदर मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या आया? बेवल प्रस्ताव। इस बेवल प्रस्ताव ने कहा कि हिंदू व मुसलमानों की कार्यकारिणी अरे कमेंट देख लो थोड़ा क्यों हुए? सर जी थोड़ी सबसे बेस्ट है। सर जी थ्योरी सबसे बेस्ट है। हाँ, तो देखो थ्योरी से आप क्या है कि बेहतर समझ पाओगे जब हम पढ़ेंगे ना। हाँ, तो इसने कहा कि हिंदू व मुस्लिम की कार्यकारिणी समिति होगी जो या वह संविधान सभा का निर्माण करेगी। ये बात बोला कौन? ये बात बोला बेवल प्रस्ताव। बेवल प्रस्ताव ने कहा कि हिंदू व मुसलमानों की एक ऐसी कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए जो संविधान सभा का निर्माण करे। ये बात बोलता है कौन? बेवल प्रस्ताव। थ्योरी पढ़ाओ सर, हम भी समझ लें। वेरी गुड। हाँ, थ्योरी से क्या आप समझ जाओगे बढ़िया और लिख भी पाओगे नोट्स अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ कचरा मार के चला तो समझाने वाली चीज समझाते हैं। अब जो ये चीजें ये आपको इसी तरह है, जैसे आगे हम समझेंगे कुछ टॉपिक तो उसमें समझने का भी पूरा योगदान देंगे। इसके बाद दोस्तों आया 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 और इसी 24 मार्च 1946 को मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसी 24 मार्च 1946 को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए रेड पेन से लिख रहा हूं। भारत में आया कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट जो मिशन आया था वो कब आया था? तो 24 मार्च 1946
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बात याद रखना, इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति भारत में आए थे। इसका एक सूत्र याद कर लेना, पास पास हो जाएगा। पास पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन व्यक्ति भारत में आए थे, तो ये एक ट्रिक आपको याद करनी है, वो क्या है, पास। पी से पैथिक लॉरेंस, पैट्रिक ये क्रांति वाला नहीं है, ये है पैथिक लॉरेंस। ए से हो जाएगा ए वी अलेक्जेंडर, ए से क्या हो जाएगा, ए वी अलेक्जेंडर। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से ए वी अलेक्जेंडर, और से हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन लेकर भारत में आया था। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। रिस्की भाई मेरे तो 2010 के हम पता करती बजी होगी क्लास मारा सू, पूछ लो लॉरेंस। पास, वेरी गुड। हाँ बबीता जी, पास याद रखना है। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। जी सुनना मेरी बात ध्यान से फिर। कैबिनेट मिशन में भारत में 3 लोग आए थे, पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में निर्वाचन कराने का निर्णय लिया। लेकिन इसने जो निर्वाचन कराने की बात की वो इन्होंने की कि हम जो निर्वाचन करवाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाएंगे। इन्होंने जो बात बोली वो क्या बोली कि हम जो निर्वाचन करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप। और इसी अप्रत्यक्ष, सर पहले मेरे को हमें बताओ कि अप्रत्यक्ष होता क्या है। देखो दोस्तों, एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। आप इतना याद रखना, जिन चुनावों में हम भाग लेते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिन चुनावों में हम भाग नहीं लेते वो कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी जैसे मान लो ये कोई सदस्य है, यहां पर जनता खड़ी है, ये राष्ट्रपति है, मान लो जनता ने इस व्यक्ति को चुन दिया और यह व्यक्ति फिर इस व्यक्ति को चुनेगा, तो यह कहलाएगा अप्रत्यक्ष रूप चुनाव। क्योंकि यहां की जनता ने इस लोकसभा राज्यसभा में से एक व्यक्ति चुनकर यहां से भेज दिया और फिर वो व्यक्ति किसे चुनेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष गुरुजी अब मैं समझ गया। तो प्रत्यक्ष रूप से जिसमें जनता भाग लेती है और अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें लोकसभा राज्यसभा वगैरह अध्यक्ष भाग लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो अब देखो निर्वाचन क्या कर दिया इन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव करवाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से अगर जो चुनाव करवाएंगे तो इसने निर्वाचन में ये रख दिया। अब इसने क्या किया कि चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप चुनाव की पद्धति को क्या कहते हैं, आप एक बात ये याद हो रखना, पद्धति को क्या कहते हैं, तो पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली या मत पद्धति, या ऐसे कर लेना मत पद्धति। तो अप्रत्यक्ष रूप की पद्धति को क्या कहते हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया, पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है। अब देखो इन्होंने जब निर्वाचन की जब भारत में चर्चा कर दी कि हम भारत में चुनाव करवाएंगे, भारत में इन्होंने चुनाव की बात ही की थी। और बताते हैं कि चुनाव की बात होते हैं लोगों में थोड़ा सा हौसला उपजाएगा कि अब हमारे हो सकता है कि इन्होंने इस तरह से कोई बात कर दी है। क्योंकि देखो कोई भी बात हो, कोई एक बार घोषणा होती है तो हमें थोड़ा सा हल्का सा विश्वास होने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे अब रीट की कह रहे हैं कि आगे जाएगा एग्जाम, अब कईयों को ऐसे भी लगने लगा हाँ सर हो सकता है कि रीट आगे जाएगा, है या नहीं है, ऐसे ही। अब देखना निर्वाचन का उद्देश्य ये रखा इन्होंने कि हम 10 लाख की जनसंख्या पर
10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुनेंगे, एक प्रतिनिधि चुनेंगे। इन्होंने बात बोली कि हम 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ऐसे करते करते भारत में कुल 389 प्रतिनिधि चुने गए। कितने? 389 प्रतिनिधि चुने गए। जिस 389 प्रतिनिधियों में से 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। वो किसके थे? वह ब्रिटिश प्रांत के थे। और इसमें से 92 जो थी वो थी देसी रियासतें। 92 क्या थी? देसी रियासत। 92 क्या थी? देसी रियासत। और याद रखना 6 से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, पहले आप इसको समझना ध्यान से कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि तब चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस प्रतिनिधि में 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे। सॉरी, यहां पर आप करना 293, सॉरी सीधा 93 क्या थे? सॉरी मिस्टेक होगी। तो 93 क्या थे? देसी रियासतों के। और इसके बाद अगर हम बात करें, चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 चीफ। अब सर ये 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? तो इसकी एक ट्रिक याद रखना, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ABCD, ABCD क्या याद करना आपको? तो ABCD। इसमें हमारे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र निकल कर आ जाएंगे। क्या सर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं, थोड़ा ये तो बताओ। ऐसे मानो कि इनका अलग से सिस्टम हुआ करता था, जैसे हमारे आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी तरह इनका प्रशासन हुआ करता था। तो वो कौन कौन से थे? अगर पूछ ले कि संविधान में चीफ जो कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें से नहीं शामिल है, नहीं वाला जो प्रश्न है, 4 तो है, 3 एग्जामिनर देगा, 1 अलग डाल देगा। अगर हमने ये चारों याद किए होंगे तब हम इसको बेहतर कर पाएंगे। देखो अभी भी लोगों में इतनी ऊर्जाएं हैं, अभी भी आंसर का जवाब दे रहे हैं। जैसे मैं कोई चीज लिखता हूं तो आंसर का जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। सूरतगढ़ से कौन कौन है? सूरतगढ़ मैं हूं, बोल क्या बात है? रणजीत जी क्या बात है? मैं सूरतगढ़ हूं। ठीक है, देखो आगे। हम दी दिख नहीं रहा। हाँ दी दिख नहीं रहा सर, कितने बजे तक चलेगी? अरे चला दिया, के थारा हो रही है। देखो ए से याद रखना अजमेर, ए से याद रखना अजमेर, बी से याद रखना बलूचिस्तान, और सी से याद रखना कुर्ग, डी से याद रखना दिल्ली। चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चारों के चारों याद करो फटाफट। 1 मिनट का समय। ए बी सी डी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। फटाफट याद करो फटाफट। सर मैं बूंदी से देख रहा हूं, धन्यवाद, आभारी। सर मोटो मोटो लिखो। अरे के तो एक ही लिखूंगे, तो बड़ा तो लिखो ला रहे हूं, छोटा है घना ही बड़ा है ना। सर जी मैं आ गया वापस। अरे वाह इसकी जोधपुर जी, धन्यवाद आए आप। तो 93 जो देसी रियासतें थी इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। ये कहती कि हम सही है, हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो चुनाव इन 93 रियासतों का नहीं हुआ था। चुनाव तो इन पीछे बच गई 292 और 4 296 इन रियासतों का चुनाव हुआ था। देखें इन रियासतों का रिजल्ट क्या आया था। तो चुनाव जो हुआ था, चुनाव कितनी रियासतों का हुआ था? सर चुनाव तो हुआ था 296 रियासतों का। तो दोस्तों चुनाव कितनी रियासतों का हुआ था? चुनाव हुआ था 296 रियासतों का। इस 296 रियासतों में से 208 रियासतें सीधी सीधी हाथ आ गई कांग्रेस के।
ले मजा हो गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जीते? 208। 73 जो प्रतिनिधि जीते वो जीते मुस्लिम लीग के। 73 प्रतिनिधि किसके थे? मुस्लिम लीग के। और 8 बच गए वो अन्य थे। अन्य यानी जो निर्दलीय वगैरह इस तरह से खड़े हुए थे, वो 8 अन्य थे। 296 का चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीधे सीधे कांग्रेस के पास आ गए। 73 किसके पास आ गए? मुस्लिम लीग के पास। 73 आए किसके पास भाई दोस्तों? 73 आए थे मुस्लिम लीग के पास। अब 73 जब मुस्लिम लीग के पास आए तो बताते हैं इन 73 मुस्लिम लीग के पास आते इन्होंने क्या किया, उसकी चर्चा अभी हम बैठकों में करेंगे। देखो क्या हुआ था वहां पर, सुनना। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है। चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो चुनाव में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। एक तो ये बात याद रखना, 15 महिलाओं ने भाग लिया। चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? चुनाव में 15 महिलाओं ने भाग लिया। और याद रखना, हमारे संविधान के समय, ये कुछ मैं बातें लिखा रहा हूं, जो मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत, उस रियासत का नाम दोस्तों, जो संविधान में मिलना भी नहीं चाहते थी, तो उस रियासत का नाम है हैदराबाद। उस रियासत का नाम क्या है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत है वह पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहती थी। तो हैदराबाद जो रियासत है यह मुस्लिम रियासत भी थी और संविधान में मिलना भी नहीं चाहती थी। अब इसके बाद संविधान को लेकर अब ये जो हुए थे ना चुनाव, इस चुनाव के बाद जस्ट बैठक होती है संविधान की, वो कौन कौन सी बैठक हुई थी उसकी चर्चा भी अब हम करते हैं। देखो सारी बात करेंगे संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई थी। एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूं। मुस्लिम रियासत हैदराबाद जी रिस्की जोधपुर जी मुस्लिम रियासत हैदराबाद। मैं गंगानगर से हूं, मनीष नाथ। अरे वाह, गंगानगर हुए क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अरे सारी बातें करांगा। मैं गंगानगर हूँ। सुभाष थे भी गंगानगर हो गए, राम थाने। अरे रिस्की जोधपुर भाई, तू क्या मैं भाई हो यार, तेरा तो तू मैंने हौसलो दे ला रहे हो, तू भाई हो है। ऑपरेशन पोलो से मिलाया। हाँ, सुनना ध्यान से मेरी बात। अब जो बैठक हुई, देखो प्रथम जो बैठक हुई थी, याद रखना दोस्तों, प्रथम बैठक। देखो इनको साथ साथ है ना, आप नोट कर रहे हो ना, नोट कर लेना साथ साथ। इनको साथ साथ ही आप जैसे जैसे नोट करोगे वैसे वैसे आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहली जो बैठक हुई थी, सबसे प्रथम जो बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। सर ये जो बैठक होती है ये कहां होती है? तो यह जो बैठक हुई थी यह कहां हुई थी? यह बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में। यहां पर बताते हैं कुल लोगों ने हस्ताक्षर किए, यानी कुल सदस्य ही यहां पर 208 पहुंचे थे। यहां पर कुल सदस्य ही कितने पहुंचे थे? 208। मुस्लिम लीग के जो वोट हैं, जो चुनाव करवाए गए थे, वोट कम आए, तो उस कारण कहते हैं प्रथम बैठक के अंदर यहां पर मुस्लिम लोगों ने यहां बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग के जितने भी लोग थे उन्होंने यहां पर क्या कर दिया? बहिष्कार किया। देखो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। दोस्तों मैं निरंतर लगा रहूंगा, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं देखूं और कमेंट जितने ही आएंगे उतने फिर अपनी ऊर्जाओं के साथ मैं भी इसकी भी आपके कमेंट से कुछ न्यू सीख रही हूँ। थैंक्स भाई। अच्छा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। लोहागढ़ शेरनी 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम थी। और वाह, माउंट बेटन 3 जून। वेरी गुड, अच्छा ज्ञानियों थे। ठीक है, अच्छा ज्ञान आप में अच्छा एकत्रित कर रखा है। तो मुस्लिम लीग वालों ने यहां पर क्या किया? बहिष्कार किया। और इसी प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब वो अस्थायी जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो किसे चुना गया था? तो अस्थायी जो अध्यक्ष है वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक में। तो याद रखना, पहला जो अभी स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये अस्थायी अध्यक्ष यहां बैठे थे तो इनको बना लिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बैठक 2 दिन बाद, पहली 9 दिसंबर को हुई। यह जो बैठक है, देखो हमने इसमें जो पढ़ा था, पहली जो बैठक है वो कब होती है? 9 दिसंबर में। तो दोस्तों याद रखना, इसके 2 दिन बाद दूसरी जो बैठक हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर 1946। यह जो बैठक होती है यह भी कहां होती है? सर यह बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी। तो यह बैठक भी कहां होती है? दिल्ली के अंदर। और इस बैठक के अंदर हमारे जो अध्यक्ष चुने गए थे, हमारे जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष कैसे थे? स्थायी। और इन स्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी समय भारत के राष्ट्रपति चुने गए। और इसके बाद आप जस्ट याद रखना, जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष यहां जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था H.C. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था दूसरी बैठक के अंदर H.C. मुखर्जी को। तो ये था उपाध्यक्ष। संविधान का सलाहकार किसे कहते हैं? याद रखना, संविधान का सलाहकार। तो संविधान का सलाहकार कहते हैं B.N. राव को। किसे कहते हैं? B.N. राव को। संविधान का जो सचिव बनाया गया था, संविधान का जो सचिव बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? तो याद रखना, K.M. मुंशी को। किसे बनाया गया? K.M. मुंशी को। K.M. मुंशी को क्या बनाया गया? संविधान का सचिव। और एक बात और नोट लगा के लिखा था ना, बढ़िया, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना ये ऐसे नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भाग नहीं लिया। तो ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा में भी योगदान दिया लेकिन भाग भी नहीं लिया था, वो महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना थे, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। नेता जरूर थे लेकिन संविधान सभाओं में इन्होंने भाग भी नहीं लिया था, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान की ये थी दूसरी बैठक। संविधान की तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद होती है, वो 11 दिसंबर को हुई थी। यह 13 दिसंबर 1946 को होती है। और यह जो बैठक हुई थी यह भी कहां हुई थी? 13 दिसंबर 1940 में। यह बैठक भी कहां की गई? दिल्ली के अंदर। और इस बैठक के अंदर 13 दिसंबर वाली में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव जिसका नाम था उद्देश्य। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? पेश किया। तो दोस्तों याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश जो किया वो संविधान की कौन सी बैठक में किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तीसरी बैठक के अंदर किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू करो। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कीजिए? प्रक्रिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इसके अंदर ही, इसके साथ साथ ही संविधान जो निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या हो गई? शुरू हो गई। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया वो याद रखना, संविधान की कौन सी बैठक थी? ये 13 दिसंबर वाली। तो यह संविधान की तीसरी बैठक थी। कौन सी बैठक थी? तीसरी। देखो दोस्तों ये नोट्स आएंगे तो इस पे शायद मैंने दूसरी बैठक लिखा नहीं है यहां, तो यहां लिख लेना ये कौन सी बैठक थी? ये थी दूसरी बैठक। ये थी कौन सी?
दूसरी बैठक। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो ये मैंने लिख दिया था क्या, हाँ ये प्रथम बैठक थी। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना संविधान की तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर, देखो तीसरी बैठक है। इसका जो निर्माण की, इसी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया वो क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो इसे याद रखना 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में क्या कर लिया गया दोस्तों, स्वीकार कर लिया गया। तीसरी बैठक यहां हुई तो इसे 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और यहीं से मैंने अभी फिर एक बात बोली कि जो संविधान है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या हो गई, शुरू हो गई शुरू। अब देखो, अब मजे वाली बात, मैं 1 मिनट कमेंट पढ़ लूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जाग रहा हूं सर, वेरी गुड सर। मैं सांबर झील में पढ़ाई कर, बेटी का बाप सांबर झील में पढ़ाई करे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जाग रहा हूं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड सर। इतने कहाँ रहते हो, आपके आते ही लाइव बढ़ जाते हैं। हाँ ये तो फिर बात है ही, ठीक है। पढ़ो सर जी, पूरी रात पढ़ा सा। देखो याद रखना, इसको के.एम. मुंशी ने, उद्देश्य प्रस्ताव को के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा। क्या कहा, संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की जो जन्म कुंडली कहा था वो किसने कहा था, तो वो के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा इसको, उद्देश्य प्रस्ताव को, कि यह तो संविधान की जन्म कुंडली है। अब ये जो तीसरी बैठक होती है उसके बाद आगे और चर्चाएं होती है, कितनी बैठक हुई वो सारी बातें आपको अंत में लिखा दूंगा। और अब याद रखना आप एक बात है कि इसके बाद गठन होता है प्रारूप समिति का। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिए कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था। प्रारूप समिति का, देखो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा ना तो आपको हौसला होगा कि सर हाँ हमारे साथ पूछ कर लिख रहे हैं, तो आप भी क्या है कि साथ साथ जागते रहोगे। चलो बताओ कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो कब हुआ, प्रारूप समिति का बताओ भाई। अंबेडकर जी सर, कम मुंशी कौन थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हो, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था। चलो आगे दो सर, सुबह स्कूल जाना है, फिर सुबह स्कूल और पढ़ ला रहे। अरे वाह, ये हुई मजे वाली बात। चलो देखो 1965 नहीं था, देखो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वह 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ, 29 अगस्त। देश आजाद कब हुआ था, 1947 को। कब, 1947 को। तो प्रारूप समिति में बताते हैं कि 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो इसके अंदर मेरे प्रिय विद्यार्थियों 7 सदस्य शामिल थे। तो याद रखना संविधान को लेकर 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। और बताते हैं जो तीसरा वाचन है वह हुआ था 26 नवंबर को। कब हुआ, 26 नवंबर 1947, सॉरी 26 नवंबर 1949 को। संविधान का जो तीसरा वाचन है वो कब हुआ था, तो संविधान को लेकर कुल 3 वाचन होते हैं और तीसरा वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी समय संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंगीकृत। तो संविधान को अंगीकृत कब कर लिया गया था, तो संविधान को अंगीकृत तीसरे वाचन में जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते ही इसी 26 नवंबर को बनाया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, साथ बोलो, संविधान दिवस। जोर से बोलो, संविधान दिवस कब, पड़ोसी जाके आ जाएगा, जोर बोलो, संविधान दिवस कब बनाया जाए, 26 नवंबर। बोलो जोर से, संविधान दिवस कब बनाया जाता है, 26। बोलो प्रेम, संविधान दिवस कब बनाया जाए, 26। चाय पी लियांगा, पानी पी लियांगा,
फिर भी ला करेंगा थे भी थारो जी करा तो बीच में पियाओ, लेकिन ये कंटिन्यू जुड़े रहना है या नहीं है। देखो संविधान दिवस या विधि दिवस, या हम इसे कह सकते हैं विधि दिवस या कानून दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह दिवस मनाया जाता है। और याद रखना इसके बाद 24 जनवरी 1950 के अंदर 1950 में संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। याद रखना मेरे प्रिय साथियों, संविधान की जो अंतिम बैठक है संविधान को लेकर जो अंतिम बैठक की गई थी वो कब की गई थी? तो याद रखना वो कब की गई थी? वो की गई थी 24 जनवरी 1950 के अंदर संविधान को लेकर अंतिम बैठक। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सारे 10,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं जल्दी से अपने परिवार। हाँ, 10,000 आप सब्सक्राइब कराना है तो परिवार जितना ज्यादा हुआ शेयर करो, सब ज्यादा आप देखो, आपका ये प्यार ही है। आपके जितने ज्यादा रिस्पांस मिलेगा हम उतनी ताकत के साथ नए टीचरों को लाएंगे, टॉपिक लाएंगे, बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 में संविधान की क्या होती है दोस्तों? संविधान की अंतिम बैठक होती है। तो संविधान की जब ये जो निर्माण चल रहा था तो ये कुछ बातें और लिखा रहा हूं। इस पर जो प्रथम हस्ताक्षर किए थे, प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था, जब इसे अडॉप्ट किया गया तो उसमें जो प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। और याद रखना कि संविधान पारित करने के लिए ये लागू की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी सुनना। संविधान पर जो प्रथम हस्ताक्षर किए थे पारित होने से पहले वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और पारित होने संविधान पारित करने पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इन्हीं भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। अब मेरा एक प्रश्न और है, गुरु जी के प्रश्न है? अरे भैया ही पूछ रही हूं मैं, बता दी हूं मेरे कोई। अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राजस्थान में बताइए हस्ताक्षर करने वाली जो पहला राजा था वो कौन था? राजस्थान में संविधान के जब लागू होने से पहले हस्ताक्षर करने वाला राजा था पहला, वो कौन था? बता दीजिए। सर जी ओ तो आपनो परिवार है। हाँ जी, आपनो ही परिवार है। भीमराव अंबेडकर। राजस्थान पूछू, राजस्थान में हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना राजस्थान में हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति, राजस्थान में हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो राजस्थान में जो हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति था उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। देखो दोस्तों, आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे संविधान का परिचय, कल हम टॉपिकों से लग जाएंगे। आज केवल जो इतना संविधान का जो निर्माण है इसकी चर्चा करेंगे। आगे जो कल है वो फिर हम सारे टॉपिक के हिसाब से टॉपिक वाइज हर टॉपिक को गहरे अध्ययन से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखना राजस्थान के बलवंत सिंह मेहता है। तो संविधान दिवस वो जो सब आपको लिखा दिया। अब देखो संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ? तो संविधान जो लागू है वह हुआ था 26 जनवरी के दिन, क्योंकि यह वेट कर रहे थे गणतंत्रता दिवस का, क्योंकि संविधान तो शुरू हो गए, संविधान तो अपना अडॉप्ट कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्यों वेट करे थे? इन्होंने सोचा कि हमने पहली बार जो तिरंगा फहराया था वो 26 जनवरी को फहराया था, तो हम क्यों ना 1 महीना और वेट करें, 2 महीना और वेट कर लिया, जनवरी आ जाएगा तब हम संविधान को लागू कर देंगे, साथ में झंडा फहरा देंगे। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 के अंदर भारत का संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था। दोस्तों, भारतीय जो संविधान लागू होता है वो कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। अब हमने इतना संविधान पढ़ा, संविधान बनने में जो लगा समय वो कितना था? संविधान बनने में कितना समय लगा? तो दोस्तों याद रखना 2 वर्ष
11 माह है, 11 माह है, और कितना दिन लग गया, तो गुरु जी 18 दिन लग गया। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। कुल बैठक गुरु जी, कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान में जो कुल बैठक है वह हुई थी 166, और संविधान में कुल अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन तो स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो संविधान के अंदर 11 अधिवेशन हुए थे। और बताते हैं संविधान निर्माण पे जो खर्चा आया था वो बताते हैं मोटे मोटे रूप में 64 लाख रुपए खर्चा आ गया था। कितना आया था? 64 लाख रुपए खर्चा आया था। हाँ जी। अब हम बात करें संविधान आगे इसकी आगे हम चर्चा करें। संविधान का जो हिंदी अनुवाद किया था, एक ये प्रश्न दोस्तों मेरे को बता दो, संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये कुछ मुख्य तथ्य हैं, यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। ये सारे नोट्स आप लिख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स बना लेना। बताइए संविधान का हिंदी अनुवाद। वेरी गुड, चलने दो सर, आज चलने देंगे, चलो ठीक है। थे भी ना सोइयो, मैं भी कौन सो। तो याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण ने प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान का क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। संविधान का चित्रकार कौन था? तो नंदलाल बोस। याद रखना, संविधान का जो चित्रकार था, संविधान का चित्रकार जो संविधान में चित्रकारिता की है ना, उसका संविधान का चित्रकार तो याद रखना कौन था? नंदलाल बोस। नंदलाल जो बोस है वह संविधान के क्या है? चित्रकार। और हमारा जो संविधान है, जो उसके अंदर संविधान लागू किया गया तो अनेक चीजों को अपनाया गया था, उसका हम अलग से जिक्र करेंगे, सारी कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रतीकों को अपनाया गया था। वेरी गुड, चावला दिया उड़वा। तो याद रखना, आप सभी भाई लोगों से निवेदन है अपने सभी मित्रों को शेयर करें, शेयर कर दियो लवा। देखो थे खुद ही लाग रहे हो, थारो ही परिवार है को नहीं। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद